बेंगलुरु में चल रही विपक्षी दलों की बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। पटना में पहले दौर की बैठक हुई थी, बाद में अब बेंगलुरु में दूसरे चरण की बैठक है और इस बैठक में 26 दल शामिल हो चुके हैं। इस बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सामान्य या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो तैयार किया जाना है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में कई बड़े मुद्दों पर, चेहरे पर बात हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि नया नाम सामने आ गया है। नया नाम जो है वो है इंडिया। तो इंडिया नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर विस्तार से मैंने आपको कुछ रिपोर्ट बताई भी है। सवाल उठ रहा है कि क्या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का जो नया नाम है वो कितना असरदार होगा। अब पहले यूपीए को समझ लेते हैं। यूपीए को समझना इसलिए ज़रूरत है कि ज़रूरी है क्योंकि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, आखिर यूपीए को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसके बाद अब जो इंडिया बनाया गया है उसको क्यों बनाया गया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब नए नाम की चर्चा तो हो ही गई है, इंडिया नया नाम रख दिया गया। इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो यूपीए समझ लीजिए कि यूपीए कब बना था। 2004 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की 181 सीटें और कांग्रेस और उसके समर्थक दलों को 218 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों का समर्थन मांगा और यूपीए की नींव डाली। लेफ्ट फ्रंट के 59 सांसदों ने यूपीए का बाहर से समर्थन किया या वादा किया। समाजवादी पार्टी के 39 सांसदों के साथ बहुजन समाज पार्टी के 19 सांसदों ने भी यूपीए का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने केंद्र में गठबंधन की सरकार चलाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। यूपीए की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। यूपीए 1 की सरकार चली जो है 2004 से 2009 तक चली। हालांकि साल 2008 में जब भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हुई तो लेफ्ट पार्टी ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया। हालांकि यूपीए की सरकार गिरने से बच गई थी। अब यूपीए 2 की सरकार, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपीए 1 के प्रयोग के बाद यूपीए 2 का रिपीट होना ये बताता है कि गठबंधन की राजनीति कैसे कारगर हुई। लेकिन उसके बाद में फिर गठबंधन की राजनीति पर गंभीर आरोप खड़े हो गए। दरअसल यूपीए 2 पर घोटालों के कई आरोप लग गए। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यूपीए को 206 सीटों पर जीत मिली, एनडीए को 116 सीटों पर जीत मिली थी या सिमट गई थी एनडीए भी कह सकते हैं। बाहरी समर्थन लेकर यूपीए की फिर सरकार बनी और मनमोहन सिंह ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यूपीए 2 सरकार पर बीजेपी ने घोटाले के कई आरोप लगाए। इस दौरान मनमोहन सरकार पर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स का जो घोटाला था उसके भी आरोप लगे। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कई पार्टियां यूपीए से गठबंधन तोड़कर चुनावी मैदान में अकेले अपने दम पर उतरी। उन्हें लगता था कि ये इस इमेज का बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपीए सिर्फ 60 सीटों पर जीत पाई। इसके बाद से ही केंद्र में एनडीए की सरकार है। साल 2019 में यूपीए 91 सीट ही जीत पाई थी, वहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ 52 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। राज्य में यूपीए गठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहा है? 2014 में जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें यूपीए गठबंधन सिर्फ एक चुनाव ही जीत पाई थी। यूपीए ने 2015 से 2019 के बीच में हुए तकरीबन 30 विधानसभा चुनाव में से सिर्फ 3 राज्यों में ही जीत दर्ज की। वहीं यूपीए की सरकार अभी 7 राज्यों में है। मौजूदा वक्त की बात करें तो यूपीए में 20 से अधिक पार्टियां गठबंधन में थीं। अब ये इंडिया हो गया, मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट तौर पर बता दूं, लेकिन इसमें 26 दल शामिल हैं। यानी यूपीए का बड़ा एक्सटेंडेड वर्जन ये दिखाई पड़ता है। कितना कारगर होगा? यूपीए की स्थिति तो बहुत चरमराई थी, गड़बड़ाई थी। हालात बहुत बदले हैं। 2 टेन्योर जो हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मिले थे। 2 टेन्योर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए। एक बड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव में उतर रहे हैं तो विपक्ष ने कई मुद्दों को उठाने की कोशिश की। भ्रष्टाचार को बार बार आप देख रहे हैं, कई उद्योगपतियों से नाम जोड़कर या इसको बड़ा एजेंडा बनाया, एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। लेकिन अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का जो आंदोलन था रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि उससे आम आदमी पार्टी को तो फायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस की बहुत बुरी, यूपीए की बहुत बुरी स्थिति हुई। इसका बड़ा इंपैक्ट माना जाता है चुनाव में। आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पर पहुंच गई ये पार्टी। अब बड़ी बात क्या है, ये जो इंडिया बना है, इस इंडिया में वही अरविंद केजरीवाल अब कांग्रेस के साथ में है। कुल मिलाकर वो बड़े कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। यहाँ बात सिर्फ सीटों के बंटवारे की नहीं है, यहाँ है राजनीतिक समझबूझ की बात भी।
हालांकि ये भी कहा जाता है बहुत सारे समझदार एक जगह पे होते हैं तो समस्याएं भी हो जाती हैं। आप इस पर मुझे टिप्पणी करिएगा, आपकी टिप्पणियां बहुत मज़ेदार होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे रणनीतिकार एक जगह पर बैठे हैं तो इससे फ़ायदा भी साफ साफ दिखाई देता है। व्यवहारिक रूप से तो यही पता लगता है कि आपस में अगर विचारों का, योजनाओं का एक्सचेंज होता है, रणनीति को ज़्यादा सटीक तरीके से बनाया जा सकता है। फिर राज्यों में सीटों जहाँ जहाँ पर जिनकी लोकप्रियता है उनको वहाँ पर मजबूत किया जाए तो भी विपक्षी एकजुटता स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। उदाहरण के लिए मैं बार बार कहता हूँ, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये तो चार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें पंजाब को भी जोड़िए। पंजाब में और गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समीकरण बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले। तो आने वाले दिनों में ये यूपीए जो है अब इंडिया के नाम से जाना जाएगा। कितना नाम प्रभावी होता है, इसको लेकर क्या रणनीति संयुक्त रूप से बनती है, कितने लोग जुड़े रहते हैं और कितने लोग छोड़कर जाते हैं, किसकी क्या मांगे होती है सीटों, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर पटना के बाद बेंगलुरु की इस बैठक को फिलहाल विपक्ष सफल मान रहा है। उनका मानना है कि जिन मुद्दों को लेकर, अब चेहरे की भी बात है तो चेहरे को लेकर भी इस पर बहुत रस्साकशी मुझे नहीं लगता कि होगी, और फिर भी कोशिश ये की जाएगी कि आपसी बातचीत से एक सर्वसम्मति से चेहरा चुना जाए। राहुल गांधी के चेहरे को लेकर बहुत आपने देखा कि बहस होती रही है। तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का तो अपना एक अलग स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। इसके बावजूद सोनिया गांधी जिस तरह बेंगलुरु की बैठक में आई, उससे लग रहा है कि कांग्रेस अपने इर्द गिर्द रखना चाहती है विपक्षी एकजुटता के इस मंच को, जैसे यूपीए को रखा गया था। चेहरा हो सकता है कोई भी हो, अब वो सोनिया जी हो सकती हैं, कोई हो सकता है, कहना बड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है, आप अपनी टिप्पणी जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।